वॉक थ्रू द फायर का मतलब होता है आग पर चहल कदमी। ये हमारा आज का न्यू चैप्टर है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से एक 7 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और वो किससे संबंधित पूछा जाता है? वो पूछा जाता है डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग ऑन थ्रू द फायर। लेखक का फायर से चलने वाला जो अनुभव है उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं। द अदर इवनिंग आई वॉज स्टोरिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक इन द लॉफ्ट। लॉफ्ट आप जानते हैं, लॉफ्ट का मतलब होता है टाण, लटान जिसको अपन बोलते हैं। आपने देखा होगा कमरे के अंदर एक तरफ एक पट्टी लगी हुई होती है जिस पर कुछ लगेज वगैरह रखा रहता है। तो लेखक कहता है द अदर इवनिंग आई वाज सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट का मतलब होता है छांटना, देखना। कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक इन द लॉफ्ट। लॉफ्ट पर रखा हुआ जो एक ट्रंक था, जो एक बक्सा था, उस बक्से में जो कंटेंट्स थे, जो चीजें थी, एक बार में उनको सॉर्ट आउट कर रहा था। भाई कौन सी काम की है, कौन सी काम की नहीं है, जो खराब है उसको हटा दें, जो अच्छी है उसको रख लें। इस प्रकार की कोई एक्टिविटी में कर रहा था। When I came across an old pair of khaki drill slacks, तभी मेरे हाथ में या मेरे सामने एक खाकी जो सेना की वर्दी का पायजामा था, वो पायजामा आया। यहाँ स्लैक्स का मतलब पायजामे से है, और ड्रिल स्लैक्स का मतलब होता है सेना की वर्दी का पायजामा। ड्रिल जो होता है वो सैन्य एक्टिविटीज में यूज करने वाली जो ड्रेस होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेना की वर्दी का एक पायजामा मेरे हाथ में आया। ए सोवेनियर ऑफ माई आर्मी डेज। लेखक कहता है कि ये पायजामा मेरे आर्मी डेज का एक स्मृति चिन्ह था। सोवेनियर का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। तो ये जो पायजामा था, ये पायजामा क्या था? ये मेरे आर्मी के दिनों का एक स्मृति चिन्ह था इन इंडिया, भारत में मेरे आर्मी के दिनों का एक स्मृति चिन्ह था। नथिंग यूजुअल इन दैट आई सपोज। लेखक कहता है कि जैसा कि मैं मानता हूं, इस पायजामे के साथ कोई खास बात नहीं थी। एडमिट कर बेटा, पायजामे के साथ कोई खास बात नहीं थी। ये पायजामा कोई अलग से नहीं था या कोई विशेष नहीं था। बट दिस वॉज रादर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी शूज ट्रॉपिकल किट, carefully preserved and still in fine shape after 20 years। ये पायजामा एक सामान्य पायजामा था जो ट्रॉपिकल किट होता है, यानी कि एक प्रकार से उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जो जवान काम करते हैं, उन जवानों को दिया जाने वाला जो किट होता है, उस किट का एक ये हिस्सा था। और ये जो पायजामा था केयरफुली प्रिजर्व, इसको बड़े संभाल कर रखा हुआ था, सुरक्षित रखा हुआ था। एंड स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 इयर्स। 20 साल बाद में भी आज ये पायजामा अपने अच्छे शेप में था, अच्छी आकृति में था, मतलब कहीं से कटा फटा नहीं था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स वर बैडली ब्रंट। सिर्फ इस पायजामे की इतनी सी बात थी कि इसके जो बॉटम्स थे, जो इसका नीचे का हिस्सा था, जो बॉटम्स थे, वो बुरी तरीके से जले हुए थे। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम लॉक्ड ओवर अ फायर। इस पायजामे की मोरी यानी कि इसके बॉटम्स इस प्रकार से जले हुए थे जैसे कि मानो किसी ने जानबूझकर इस पायजामे को या पायजामे को आग के ऊपर पकड़ लिया हो, आग के ऊपर पकड़ लिया हो। In fact, that was near enough what had happened to them। और इस प्रकार से आग के ऊपर पकड़ा हो, कहने का मतलब काफी आग के नजदीक ले जाया गया हो, जिसके कारण उसके बॉटम्स नीचे से उसकी जो फ्लेम्स होती है, उन फ्लेम्स के कारण जल गए हो। सबसे पहले एक बार इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लेखक कहता है, क्या कहता है
कि एक दिन वो टांड पे रखे हुए अपने बक्स में से सामान को सॉर्ट आउट कर रहा था, छांट रहा था कि कौन कौन सा जो रफ है, फालतू का, उसको बाहर निकाल के फेंके। तभी उसका जो बक्सा था, उस बक्से में से वो एक पायजामा निकला। ये पायजामा उसका सेना का वर्दी का पायजामा था और लेखक कहता है कि ये उसका एक प्रकार से भारत के आर्मी डेज, क्योंकि लेखक अंग्रेज है, तो जिस समय वो अंग्रेजों के समय भारत के अंदर, उस भारत के अंदर जब वो आर्मी में पोस्टेड था, उस समय का ये पायजामा उसका स्मृति चिन्ह था, सेना के दिनों का स्मृति चिन्ह था। लेखक ये भी कहता है कि ये पायजामा कोई खास पायजामा नहीं था। जिस प्रकार से ट्रॉपिकल किट यानी कि कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें सेना के जवानों को जो वर्दी दी जाती है, उस वर्दी का एक ये हिस्सा था, पायजामा था। और वो कहता है कि ये पायजामा आज भी 20 साल बाद में भी, ये 20 साल पहले की घटना थी, 20 साल बाद में भी आज अच्छी शेप में था, कहीं से कटा फटा नहीं था। परंतु लेखक कहता है कि इसमें क्या था कि इसके जो बॉटम्स थे, जो इसकी मोरी थी, एक प्रकार से वो बहुत बुरी तरीके से जली हुई थी, नीचे से जली हुई थी। लेखक थोड़ा सा इशारा करते हुए बताता है कि ऐसा जला हुआ था जैसे कि मानो किसी ने इसको आग के ऊपर पकड़ लिया हो, यानी कि आग के ऊपर इसको रख लिया हो और इतना पास में ले गया हो आग के, जिससे कि आग से इसके बॉटम्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से या बहुत बुरी तरीके से जल गए हो। It was in the early part of 1947 when I found myself stationed at the sapper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state. लेखक कहता है कि ये 1947 के प्रारंभिक समय की बात है। क्या कहता है लेखक? 1947 के अर्ली पार्ट की ये घटना है। वो कहता है आई फाउंड माई सेल्फ stationed at a sapper camp, a small place called Begumpet in Hyderabad state. लेखक कहता है कि हैदराबाद राज्य का जो बेगमपट स्थान था, उस बेगमपट स्थान का जो सैपर कैंप था, सड़क या पुल बनाने वाला कैंप, उस सड़क या पुल बनाने वाले कैंप के अंदर में था। कहने का मतलब 1947 के पहले प्रारंभिक समय में जो लेखक था, वो लेखक कहाँ पोस्टेड था? भारत में हैदराबाद में जो बेगमपत स्थान है, उस बेगमपत जगह के ऊपर एक सैपर कैंप था। सेना के लिए सड़कें वगैरह बनाने का जो काम करने वाला जो लोग होते हैं, उनका ग्रुप होता है ये, तो वहां लेखक की ड्यूटी थी। And one evening I was driving back to camp after a visit to the nearby town of सिकंदराबाद। लेखक कहता है कि एक शाम को मैं वापस अपने कैंप लौट रहा था। कहां से लौट रहा था? पास ही में, नजदीक में ही एक कस्बा था जिसका नाम था सिकंदराबाद। यानी एक शाम को सिकंदराबाद से मैं वापस अपने कैंप लौट रहा था। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट। और सिकंदराबाद में मैंने एक जो चाइनीज रेस्टोरेंट था, जो चीनी रेस्टोरेंट था, उसमें मैंने अच्छा सा खाना खाया था। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड। पूरा का पूरा संसार शांत था, उसके साथ साथ मैं भी शांत था। लेखक कहता है कि ये उस समय की घटना है कि जब ये जो बेगम पड़ता इस हैदराबाद में, इसके पास में ही एक कस्बा था जिसका नाम सिकंदराबाद था। एक दिन सिकंदराबाद में गया हुआ था, तो सिकंदराबाद एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मैंने अच्छा सा खाना खाया और अच्छा सा खाना खाकर शांति से, मजे में, यानी बिना किसी टेंशन के मैं वापस अपने कैंप लौट रहा था। I had reached a point where the road, such as it was divided, and as I was swinging into the left-hand fork towards the camp. लेखक कहता है कि जब सिकंदराबाद से मैं वापस लौट रहा था अपने सेना के ट्रक में, या अपना सेना का ट्रक चलाकर जब मैं लौट रहा था, तो मैं चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से रोड दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी कि चलते चलते आपने देखा होगा रोड का एक हिस्सा लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया।
तो मैं उस फॉग पे पहुंच गया, उस तिराहे पे पहुंच गया जहां से रोड दो हिस्सों में बढ़ती है। लेखक कहता है आई वॉज स्विंगिंग इनटू द लेफ्ट हैंड फॉग टुवर्ड्स द कैंप। मेरे को लेफ्ट हैंड के टुकड़े की तरफ मुड़ना था। कहने के मतलब मेरे को लेफ्ट हैंड राउंड लेना था, लेफ्ट हैंड टर्न लेना था, क्योंकि लेफ्ट हैंड वाला जो फॉर्क था, जो सेना जो सड़क का टुकड़ा था, वो हमारे कैंप की तरफ जाता था। आई caught a glimpse of something and in the headlight over on the right hand fog। लेखक कहता है जैसे ही मैं ऐसे बाईं तरफ मैंने गाड़ी को घुमाया, जैसे ही मैंने मेरे ट्रक को लेफ्ट की तरफ घुमाया, तो आपने देखा होगा शाम के समय या रात्रि के समय जब आप साधन चलाते हो और गाड़ी को घुमाते हो तो गाड़ी की जो लाइट है वो काफी ऐसे घूम के आती है। तो जैसे ही मैंने मेरा जो ट्रक था उसको लेफ्ट साइड में घुमाया, तो राइट साइड का जो हिस्सा था, मतलब राइट साइड जाने वाली जो रोड थी, उस रोड पर मेरे को कुछ दिखाई दिया। समथिंग इन द हेडलाइट ओवर ऑन द राइट हैंड फॉर्क। तो दाई तरफ का जो हिस्सा था उस हिस्से पर मुझे कुछ दिखाई दिया। दिस वॉज a little more than a car track। और ये दाई तरफ वाला जो रास्ता था, ये एक गाड़ियां जाने वाला कच्चे रास्ते से ज्यादा कुछ नहीं था, कच्चे रास्ते से ज्यादा कुछ नहीं था। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा। और ये जो राइट तरफ वाला जो रास्ता था, ये रास्ता एक गांव की तरफ जाता था, जिस गांव का नाम था फिरोजगुड़ा। उस गांव का नाम क्या था? फिरोजगुड़ा। आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स्ड इट बैक। जैसे ही मैंने ट्रक को लेफ्ट साइड में घुमाया, तो ट्रक की जो लाइट्स थी, उन लाइट में राइट साइड के फोर्क की तरफ, राइट साइड के रास्ते की तरफ मेरे को कुछ दिखाई दिया। राइट साइड का वह रास्ता जो फिरोजगुड़ा की तरफ जाता था, लेफ्ट साइड का जो रास्ता था वो हमारे सेफर कैंप की तरफ जाता था। तो लेखक कहता है कि जैसे ही मैंने ट्रक को लेफ्ट साइड में घुमाया, तो राइट साइड फिरोजगुड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुझे कुछ दिखाई दिया। तो मैंने ट्रक को रोका और उसको वापस रिवर्स किया, मतलब मैंने बैक किया, क्योंकि जैसे आपने घुमाया वैसे ही यदि आप उसको रिवर्स करते हैं, बैक करते हैं, तो वो लाइट वापस वैसे ही घूम के आएगी। तो मैंने जब रिवर्स किया, आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स इट बैक along the road until the high headlight shone across, to which something had first attracted my attention। और मैं ट्रक को तब तक वापस लेता गया, तब तक मैं उसको बैक करता गया, जब तक कि वो ट्रक की लाइट उस स्थान पर नहीं पहुंच गई हो, उस चीज पर नहीं पहुंच गई हो जिस चीज ने मेरी आंखों को पहले देखा था। मतलब जो कुछ मेरे को दिखाई दिया था, वो चीज मेरे को जब तक वापस नहीं दिख गई, तब तक मैं ट्रक को बैक करता रहा। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी shadowy figures disappearing like mad across the rough ground। जब मैं ट्रक को रिवर्स कर रहा था, जब मैं ट्रक को बैक कर रहा था, तो कुछ धुंधली सी आकृतियां जल्दी जल्दी अंधेरे में गायब हो रही थी। कहने का मतलब कुछ लोग थे जो दूर भाग रहे थे, छिपने का प्रयास कर रहे थे। Whoever they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time। वे लोग कौन थे ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वो लोग उनके और मेरे बीच में जितनी दूरी जल्दी से जल्दी बना सकते थे, उतनी दूरी जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो वे लोग कौन थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी मेरे से दूरी बनाने का प्रयास कर रहे थे। सो आई लेट देम गो ऑन विद इट बिकॉज आई कुड नाउ सी व्हाट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट टू बी। तो मैंने उन लोगों को जाने दिया
जो लोग मेरे से दूरी बनाने का प्रयास कर रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं भी उनके पीछे नहीं गया, मैंने उनको जाने दिया जो कुछ भी थे, क्योंकि मेरी निगाहें वहां पड़ गई थी, उस चीज पर पड़ गई थी जो मेरे को शुरू में दिखाई दी थी। यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा ये, व्हाट वाज द समथिंग दैट द राइटर सीन इन द लाइट ऑफ हिज ट्रक दैट इवनिंग। उस शाम को जब लेखक ने अपने ट्रक की लाइट में जो कुछ देखा वो क्या था, तो जवाब देखिए। एट फर्स्ट साइट टू बी ए बंडल ऑफ व्हाइट क्लॉथिंग ऑन द ग्राउंड। प्रथम दृष्टया मेरे को जो दिखाई दिया, प्रथम दृष्टि में मुझे जो दिखाई दिया वो एक सफेद से कपड़ों की गठरी से ज्यादा कुछ नहीं था। यानी जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ी तो जो कुछ मुझे दिखाई दिया था वो मुझे दिख गया था। क्या था वो? सफेद कपड़ों की एक छोटी सी गठरी से ज्यादा कुछ नहीं थी। What on closer inspection turned out to be an elderly man। लेकिन जब मैंने उसको पास में जाकर देखा तो वो एक अधेड़ सा व्यक्ति था। यानी दूर से वो अधेड़ सा व्यक्ति कैसा दिख रहा था? लाइक ए बंडल ऑफ व्हाइट क्लॉथ्स, सफेद कपड़ों की गठरी के जैसे दिख रहा था। लेकिन जब पास में जाकर मैंने देखा तो मैंने पाया कि वो सफेद कपड़ों को की कोई गठरी नहीं थी। सफेद कपड़े पहने हुआ कोई एल्डरली इंडियन था, कोई अधेड़ सा भारतीय व्यक्ति था। He was laying quite still। वह चुपचाप लेटा हुआ था। And I feared the rust। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा जो हो सकता है उसका डर था। क्या सबसे ज्यादा रस्ट क्या था लेखक के लिए? लेखक के लिए सबसे ज्यादा रस्ट ये था कि ये व्यक्ति कहीं मर न गया हो। तो वो जो अधेड़ सा व्यक्ति था वो चुपचाप बिना किसी हलचल के लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। और मुझे सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ? मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगा, जो सबसे ज्यादा अनहोनी हो सकती है, कि कहीं ये व्यक्ति मर न गया हो। बट एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा, जैसे ही मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा, he opened his eyes। उसने अपनी आंखें खोल ली। ध्यान देना, ये जो अधेड़ सा व्यक्ति है बेटा, बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं 7 नंबर का जो पेपर में आता है। हाउ डिड द एल्डरली इंडियन सरप्राइज द राइटर अगेन एंड अगेन। मतलब ये जो अधेड़ सा भारतीय व्यक्ति था, इसने लेखक को बार बार सरप्राइज कैसे किया? तो ये अंडरलाइन करते चलना आप एक एक सरप्राइज को। और ये पहला सरप्राइज है, द राइटर वॉज थिंकिंग दैट द एल्डरली इंडियन वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। लेखक ये सोच रहा था कि ये अधेड़ सा भारतीय व्यक्ति अब दुनिया में नहीं था। मतलब लेखक को लग रहा था कि वो मर गया था। बट एज ही नेल्ट डाउन बिसाइड हिम। लेकिन जैसे ही वो उसके पास घुटनों के बल बैठा, द एल्डरली इंडियन ओपनड हिज आईज एंड सरप्राइज द राइटर। वैसे ही वो उस अधेड़ से व्यक्ति ने अपनी आंखें खोल ली, और अपनी आंखें खोलकर जो लेखक था उस लेखक को आश्चर्यचकित कर दिया। आप सोचो, कोई व्यक्ति चुपचाप पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी हलचल उसकी बॉडी में नहीं है, आपको लगता है कि ये तो गया, मर गया। और ऐसे में जब आप उसके पास में बैठो और अचानक वो अपनी आंखें खोल ले, तो आपको आश्चर्य होगा। लेखक को भी ऐसा ही हुआ। His face was covered with blood। उस व्यक्ति का चेहरा खून से सना हुआ था।
and it was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. और इस बात में कोई संदेह नहीं था, उसके चेहरे पर जो खून था उस खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी जूतों से अच्छी मरम्मत की थी, कि किसी ने उसकी बूट से जूतों से अच्छी पिटाई की थी, ये स्पष्ट दिख रहा था। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में मैंने पहले बार I then wish that I was a good soldier. Nor for the first time in my life, I then wish that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in the specially provided pocket of his slacks. लेखक कहता है कि पहले बार मेरे को इस बात का आभास हुआ कि वास्तव में मैं एक अच्छा सैनिक नहीं था, क्योंकि अच्छा सैनिक कौन सा होता है? जो अपने पायजामे के जेब में, जो अपने पायजामे के जेब में जो एक स्पेशल किट होता है, जो एक ड्रेसिंग किट होता है, जिसको अपन प्राथमिक उपचार किट भी कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स इसे कहते हैं। तो हर सैनिक को मिलता है फर्स्ट एड बॉक्स। तो वो फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है वो हर सैनिक के जेब में होना चाहिए। और सैनिकों का जो पायजामे का जो जेब होता है वो बड़ा इसीलिए होता है कि उसमें जो प्रथम सुरक्षा का जो किट होता है वो उसको रख सके। लेकिन लेखक कहता है कि पहले बार मेरे को ऐसा लगा कि मैं अच्छा सैनिक नहीं था। क्यों? Instead of the usual tin of cigarettes, but not being a good soldier, क्योंकि मेरे उस स्लैक्स के अंदर, मेरे उस स्लैक्स के जेब के अंदर, मेरे उस पायजामे के जेब के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होने के बजाय सिगरेट के पैकेट रखता था। अब जब ऐसे समय के अंदर एक अधेड़ सा व्यक्ति जब खून से सना हुआ चेहरा और घायल अवस्था में मुझे मिले, तो मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स हो तो मैं उसका प्राथमिक उपचार कर सकता था। लेकिन लेखक के पास फर्स्ट एड बॉक्स था ही नहीं। लेखक के पास क्या थे? उस पायजामे के जेब में सिगरेट के पैकेट थे। इसलिए मेरे को पहले बार आभास हुआ कि मैं एक अच्छा सैनिक नहीं था। Had to do the best I could with a large pocket handkerchief. अब जब मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, प्रथम सहायता या प्राथमिक उपचार का किट नहीं था, तो ऐसे में जो एक बड़ा सा रुमाल मेरी जेब में था, मैं उस रुमाल से ही सब कुछ कर सकता था जो कर सकता था। एंड व्हेन आई मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जब मैंने उस अधेड़ व्यक्ति के चेहरे से खून को साफ किया मेरे रुमाल से, आई कुड सी दैट ही वॉज नीडेड वेरी इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन। तो जब मैंने उसका खून साफ किया, तब मेरे को पता चला कि ये तो अधेड़ नहीं, ये तो बहुत बड़ा यानी कि एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति है। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, और मेरी चिंताएं और ज्यादा बढ़ने लगी। चिंता क्यों बढ़ने लगी? यदि जवान होता, अधेड़ होता, तो शायद पिटाई को इतना सहन कर गया होता, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक बेचारे बूढ़े आदमी को, एक वृद्ध व्यक्ति को इतना पीटा, इसलिए उसको लेकर मैं ज्यादा चिंतित हो गया। He had evidently taken a serve beating, क्योंकि निश्चित रूप से उसको बहुत जबरदस्त मार पड़ी थी। And didn't want to move him because I didn't know what internal injuries he might have. और मैं उसको हिलाना भी नहीं चाहता था। मैं उसके शरीर को हाथ लगाकर और उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि उसकी इंटरनल इंजरीज कितनी थी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि इसको बेचारे को इतना पीटा है, तो ऐसी स्थिति में इसके कहीं हाथ लगाऊंगा बॉडी के तो ये पेन महसूस होगा, इसको दर्द महसूस होगा, कष्ट महसूस होगा। इसलिए मैं उसको हाथ लगाकर टच करके उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहता था। On the other hand, I didn't feel I could leave him
where he was while I drove on to the camp for help. मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था कि उस आदमी को जहां पड़ा हुआ था वहां उसको छोड़कर और अपना ट्रक लेकर सैफर कैंप में चला जाऊं, मेरे सेना के कैंप में चला जाऊं, जहां से मैं सहायता के लिए कुछ लोगों को लिया हूं। क्योंकि मैं वहां से ट्रक लेकर चला जाऊंगा तो वो व्यक्ति फिर से वापस आएंगे और वापस आकर उस व्यक्ति का कोई नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए मैं उसको छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। फिर क्या हुआ, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। न तो मैं उसको छोड़कर जा सकता था, न उसकी सहायता करने का मेरे पास कोई चारा था। मैं उसको हिलाना डुलाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन से शरीर के जो आंतरिक उसके चोटें आई है। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, और मैं ये सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं, इतने में तो वो खड़ा हो गया। ये लेखक को दूसरा आश्चर्य देखिए, सेकंड सरप्राइज। द राइटर वाज थिंकिंग दैट he should not move, he should not touch the body of the man, because he didn't know what severe injuries the man had inside or internally. Therefore he was thinking what he should do, and the elderly and the old Indian suddenly stood up and surprised the writer again. लेकिन तभी वो व्यक्ति जिसको मैं ये सोच रहा था कि बेचारे के पता नहीं आंतरिक घाव कितने होंगे, तो मैं तो उसके बॉडी को टच करने से ही डर रहा था, और वो तुरंत खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली लाइक दैट ही स्टूड अप, वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि कोई सामान्य सा कोई व्यक्ति खड़ा होता है जिसके कोई चोट लगी हुई नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे वो व्यक्ति खड़ा होता है वैसे ही खड़ा हो गया। I was left squatting on the ground, मैं तो जमीन पर उकड़ू बैठा था, उकड़ू बैठा रह गया और वो खड़ा हो गया। मतलब मैं जमीन पर ही बैठा रह गया और वो खड़ा हो गया। And while I was hastily trying to muster my sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was all right, और जब मैं अपनी टूटी फूटी उर्दू की लैंग्वेज में या उर्दू के ज्ञान में जब मैं उसको पूछने का प्रयास कर रहा था कि वो ठीक तो था, क्योंकि गांव का व्यक्ति था, अधेड़ व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति था, तो मैंने सोचा उसको अंग्रेजी कहां से आएगी, उर्दू ही बोलता होगा बेचारा। और लेखक जो था वो अंग्रेज था, उसको उर्दू आती नहीं थी, अंग्रेजी आती थी। इसलिए मैंने अपनी टूटी फूटी उर्दू में उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो। एंड सेकंड सरप्राइज ऑफ द इवनिंग, he gave me second surprise of the evening, thanking me in perfect English for my timely intervention. जब मैं उससे उर्दू में पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो, तब भी उसने परफेक्ट इंग्लिश में मेरे समय पर व्यवधान देने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मैं तो उससे उर्दू में पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो, तभी उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमली इंटरवेंशन। उसने मेरे को अंग्रेजी भाषा में कहा कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय पर आने के लिए। Those words that he used, and you can imagine how incongruous they sound coming from a ragged barefoot Indian whose worldly possession seems to be tied in a usual mysteries bundle somewhere in this dhoti. और लेखक कहता है कि तुम इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि एक धोती पहना हुआ व्यक्ति जिसके पास धोती के अलावा कुछ नहीं है, एक बिल्कुल सिंपल लिबास में रहने वाला व्यक्ति जब इस प्रकार के अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करे, जब इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा के शब्द बोले, देखिए टाइमली इंटरवेंशन एडवर्ब का यूज किया अगले ने, यानी कि इतनी अच्छी अंग्रेजी में उसने मेरे को धन्यवाद दिया। ये लेखक को उसने फिर से सरप्राइज कर दिया। तो मैंने 3 सरप्राइज तो मैं अंडरलाइन करवाए अभी। पहला, लेखक सोच रहा था कि कोई कपड़ों का बंडल था, वास्तव में वो एक अधेड़ व्यक्ति निकला। दूसरा, लेखक सोच रहा था, दूसरा क्या था, लेखक सोच रहा था कि
ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक उसने अपनी आंखें खोल ली, फिर उसने लेखक को सरप्राइज कर दिया। तीसरी बार लेखक सोच रहा था कि मैं इसको टच नहीं करूंगा, पता नहीं बेचारे के कितनी अंदरूनी चोटें आई है। लेखक बैठा बैठा ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, इतने में वो खड़ा हो गया। लेखक बैठा ही रह गया यार, वो खड़ा हो गया। फिर मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर मैंने सोचा कि इसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, गांव का व्यक्ति है, इसलिए मैंने उर्दू की मेरी जो टूटी फूटी भाषा थी या मेरी जो टूटी फूटी नॉलेज थी, उस नॉलेज में मैंने पूछने का प्रयास किया कि भाई तुम ठीक तो हो। तभी उसने मेरे को अंग्रेजी भाषा में कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमली इंटरवेंशन। ये शब्द उसने कहे, मैं फिर चौंक गया। यानी कि जो जो बातें लेखक ने उसके संदर्भ में सोची, वो सारी की सारी चीजें गलत साबित हुई। लेखक जो सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, और जो अधेड़ व्यक्ति था उसने बार बार लेखक को क्या किया, उस अधेड़ व्यक्ति ने बार बार लेखक को सरप्राइज किया। अभी और भी सरप्राइज करेगा। फिर आगे के लेसन में, कल के लेसन में अपन इसकी आगे की कहानी देखेंगे। Students, today I am not going to make write any of the question to be answered in your fair notebook. आज मैं फेयर नोटबुक में क्वेश्चन के आंसर करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। Today you have to write the word meaning. आज आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग लिखने हैं इस चैप्टर के, बिकॉज विदाउट लर्निंग, रिसाइटिंग और गुड नॉलेज ऑफ वोकैब, it will not be possible for us to answer the question in a beautiful language, to answer the question in a beautiful sentences during answering the question, during solving our question paper. Therefore, you have to write the word meaning from your chapter that has been taught you today, and the question will be given you tomorrow. Now you can ask me your doubts if you have any. You can ask me any doubts if you have. तीसा को कोई डाउट नहीं है, रिकी को भी कोई डाउट नहीं है, सारा चौधरी नो डाउट। वेरी गुड सारा, इट्स a good thing that you don't have any doubt. मोनिका को डाउट नहीं है, विनोद को डाउट नहीं है, नितेश को डाउट नहीं है, प्रीत शर्मा को डाउट नहीं है, मोनिका को डाउट नहीं है, मनीष मंडीवाल को कोई डाउट नहीं है, सोनू राव, is there Sonu Rao in the meeting? Sonu, are you in meeting today? Sonu from class 12th commerce, are you in meeting बेटा? धर्मवीर को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना धीरे धीरे हर चीज को अपन जब खोलकर डिस्क्लोज करते हुए पढ़ाते हैं तो फिर डाउट होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। Students, thank you to all of you. Thank to all of you for joining the meeting. See you tomorrow in the morning. Thanks again to all of you.